हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाथ में एक जेट को पकड़कर रो रही होती है। तभी टाइम अचानक से पीछे की तरफ जाने लग जाता है और वो अपने ग्रैंडमा की बॉडी में रिबोन हो जाती है। वो हाथ में पकड़े जेट को देखने लग जाती है और फ्लैशबैक को याद करती है। उसकी ग्रैंडमा ने ये जेट उसे दिया होता है और उसे कहा था ये मेरी लास्ट विश है, मैं दोबारा उस इंसान से मिल सकूं। मैं सारी जिंदगी इसी गिल्ट में गुजारती हुई आई हूँ। ये जेड मुझे उसी इंसान ने दिया था। शामी बोलती है मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। शामी को समझ में नहीं आता वो कहाँ पर पहुँच गई है, इसलिए वो मेड को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। मेड उसे बताती है आज आपका बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है। शाओशी को याद आता है आज तो वो दिन है जब उसकी ग्रैंडमा की शादी जियांग से हुई थी। उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई थी। शाओशी सोचती है अब मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी। पेड़ बोलती है आप बैठ जाओ, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। शाओशी बोलती है जिसको शादी करनी है वो कर ले, पर मैं किसी से नहीं करना चाहती, और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मेड जल्दी से बाहर जाती है और सर्वेंट को बोलती है जल्दी से शाओशी का पीछा करो, और कुछ गार्ड्स को वो जियांग के पास भेज देती है ताकि वो उसे इस बारे में इन्फॉर्म कर सके। सीन में मेड जियांग के साथ जा रही होती है। जियांग उसे बोलता है एक बार शाओशी मेरे हाथ लग जाए उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज मेरी शादी होने वाली थी और वो घर से ही भाग गई। मेड बोलती है जब वो आपको मिलेगी ना आप उससे प्यार से बात करना, अगर आप उस पर गुस्सा करोगे तो वो आपसे कभी भी शादी करने के लिए नहीं मानेगी। ये सुनकर जियांग बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जब मेरी शादी शाओशी के साथ हो जाएगी ना उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दासी बना लूंगा। दूसरी तरफ गार्ड शाओशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो उनसे बचने के लिए पानी की तरफ चली जाती है और बस गिरने ही वाली होती है। तभी टैंक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। शाओशी उसे देखकर सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर जियांग भी टपक पड़ता है और वो शाओशी पर गुस्सा करने लग जाता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई शादी से भागने की। वो बोलती है शादी के लिए दोनों लोगों की रजामंदी जरूरी होती है और मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जियांग बोलता है मैं इतने सालों से तुम्हें चेस कर रहा था ताकि तुम मुझसे शादी कर सको, अब अचानक से तुम मना कैसे कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल नहीं है तो एटलीस्ट अपनी फैमिली की इज्जत का तो कर लो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने अरेंज की है इसलिए तुम इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हो। शाओशी बोलती है तुम मेरे लिए बिल्कुल अनजान हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। जियांग भी बोल देता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं भी देखता हूँ कौन तुमसे शादी करता है। जिसके बाद वो टैंक को हाथ दिखाते हुए बोलती है क्या तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जियांग उसे बोलता है एक बार तुम हाँ बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि उसके बाद तुम मेरी फैमिली के एनिमी बन जाओगे। लेकिन टैंक तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और शाओशी का हाथ पकड़कर बोलता है आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। शाओशी बोलती है देख लिया ना मेरी शादी हो चुकी है इसलिए तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जियांग उसे बोलता है अब तुम चाओ फैमिली के एनिमी बन गए हो, अब तुम्हें पूरी सिटी में कहीं भी रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। टैंक बोलता है शाओशी अब मेरी वाइफ है इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझे तुम। शाओशी ने तो उसका नाम भी नहीं पूछा था और जैसे ही उसे उसका नाम पता चलता है वो तो शौक ही हो जाती है और उसे याद आता है कि वो जेट उसकी ग्रैंडमा को टैंक ने ही दिया था और वही उसकी ग्रैंडमा का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था। शाओशी सोच रही होती है ये तो एक मार्शल है जो लोगों को मारता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जियांग अपने गार्ड्स के साथ उसे मारने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर टैंक के गार्ड्स भी आ जाते हैं। उसे देखकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और टैंक के कहने पर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद टैंक बोलता है अब हमें भी घर जाना चाहिए, लेकिन शाओशी मन में सोच रही होती है ये तो जियांग से भी ज्यादा खतरनाक है, भला मैं इसके साथ कैसे जा सकती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। टैंक असिस्टेंट उसे बोलता है कि आप सच में शाओशी से शादी करना चाहते हो, आप भूल गए हो ये आपके दुश्मन की बेटी है। टैंक बोलता है ये मेरा मामला है इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में शाओशी अपने घर पर आ जाती है और अपने डैड को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके डैड उसे चाटा मार देते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा करने की, तुमने चाओ फैमिली को मना कर पता भी है कितनी बड़ी गलती कर दी है। शाओशी बोलती है मैं उस पागल आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डैड तो उसकी कोई बात नहीं सुनते। वो बोलती है डैड मेरी शादी हो चुकी है इसलिए आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते किसी और से शादी करने के लिए।
डैड बोलते हैं कैसे तुम किसी राह चलते आदमी से शादी कर कर घर आ गई, शर्म नहीं आई। तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है और उसके डैड को बताता है मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है, क्या आप अपनी बेटी को मेरे हवाले नहीं करोगे। डैड बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी बेटी को लेकर जा सकते हो। इधर हमें शाओशी की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है जो उन्हें रोते हुए बताती है शाओशी ने टैंक से शादी कर ली है। वो ऐसा कैसे कर सकती है, टैंक से तो मैं शादी करना चाहती थी मॉम। उसकी मॉम बोलती है मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ पर चली जाती हैं जहाँ पर ये तीनों खड़े हुए होते हैं। मॉम अपने पति को बोल रही होती है जब शाओशी की शादी टैंक से हो गई है तो क्यों ना आज ये सब हमारे घर पर ही खाना खाएं। शाओशी मना करना चाहती थी लेकिन टैंक उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ये सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं लेकिन टैंक तो बस बैठकर शाओशी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। शाओशी की स्टेप मदर एक मेड को इशारा करती है तो वो मेड टैंक के गिलास में वाइन डाल देती है, जिसके बाद स्टेप मॉम उसे वो वाइन पिलाना चाहती थी। टैंक वाइन पीने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले शाओशी एक गिलास उठाकर वो वाइन पी लेती है और वाइन पीने के बाद बोलती है कल मेरे पति को ड्यूटी पर भी जाना है, अगर वो वाइन पिएगा तो कल वो वहाँ पर कैसे जाएगा। ये बोलने के बाद वो दोबारा से खाना खाने लग जाती है लेकिन थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लग जाते हैं। टैंक उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। लेकिन टैंक उसे अपने घर लेकर आ जाता है लेकिन शाओशी तो उसके कपड़े उतारने लग जाती है। टैंक उसे बोलता है अगर तुम जब सुबह उठोगी ना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा, बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। अगली मॉर्निंग जैसे ही शाओशी उठती है तो वो रात के बारे में याद कर टैंक पर गुस्सा करने लग जाती है लेकिन टैंक उसे बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि पहला कदम किसने आगे बढ़ाया था। वो बोलती है ठीक है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, पर तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे शादी करने वाले हो और फिलहाल तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रह गई हूँ, इसलिए ये सब तो नॉर्मल है ना। नेक्स्ट सीन में ये दोनों सो रहे होते हैं। शाओशी उठकर उसे देखने लग जाती है और सोच रही होती है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, इवन इसने मेरी जान भी बचाई थी, हो सकता है लास्ट लाइफ में ग्रैंडमा और इसके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। उसके बाद ये दोनों तैयार हो रहे होते हैं तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। वो टैंक को कुछ बताना चाहता था लेकिन शाओशी के वहाँ होने की वजह से उसे एम्बेरसमेंट हो रही होती है। टैंक बोलता है तुम इसके सामने बोल सकते हो। असिस्टेंट बताता है आपकी फियांसी सिटी में आ रही है। फियांसी का नाम सुनकर शाओशी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। टैंक उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है जो शाओशी को बताने लग जाती है टैंक की फियांसी यहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट कर रही है और वो आपसे मिलना चाहती है। शाओशी गुस्से से टैंक की तरफ देखती है और उसके बाद वो जिनजिन से मिलने के लिए चली जाती है। जिनजिन उसे बोलती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के फियांसी के साथ शादी करते हुए, लेकिन शाओशी पर तो उसकी बातों का घंटा असर नहीं होता। वो बोलती है हाँ मुझ में शर्म नहीं है इसलिए तुम ही थोड़ी सी दे दो जिनजिन, वैसे शेमलेस तो तुम हो जो किसी और के घर पर आकर इस तरीके से तमाशा कर रही हो। जिनजिन तो गुस्से में आकर उसे चाटा लगाने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है। वो बोलता है ये मेरी वाइफ है और मैं शाओशी से ही प्यार करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर तमाशा करना बंद कर दो। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को अंदर लेकर चला जाता है। इधर हमें गुशाओ को दिखाया जाता है। उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है टैंक ने शाओशी से शादी कर ली है। ये सुनकर गुशाओ बोलता है इस बार तो मैं टैंक को हरा कर ही रहूंगा और यंग कमांडर की पोजीशन मेरी हो जाएगी। इसके बाद वो एक लेटर को उठाकर अपने असिस्टेंट को देता है और बोलता है इस लेटर को जाकर तुम जियांग को दे दो और उसे बोलना अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो उसे हमारी हेल्प करनी होगी। इधर शाओशी टैंक पर भड़क रही होती है तुम तो दो नाव में सवार होना चाहती हो, एक तरफ तुम्हारी फियांसी है और दूसरी तरफ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। टैंक बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्या तुम्हें याद नहीं पहला स्टेप किसने आगे लिया था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है आप पर रिबेलियन का इल्जाम लगाया गया है और रिटर्न एविडेंस भी दे दिया गया है। ये सुनकर टैंक अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम शाओशी का सिटी से बाहर जाने का इंतजाम कर दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। जैसे ही असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है शाओशी पूछती है तुम मुझे यहाँ से बाहर क्यों भेजना चाहते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो बोलता है अगर तुम यहाँ पर नहीं होगी तो मैं शांत दिमाग के साथ सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में शाओशी रोड पर जा रही होती है तभी उसे सामने से अपनी मेड भागते हुए दिखाई देती है।
वो उसे रोक कर पूछती है तुम भाग क्यों रही हो। वो बोलती है पहले मेरी जान बचा लो क्योंकि 2 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद शाओशी उसे एक जगह पर लेकर छुप जाती है। उन लोगों के जाने के बाद शाओशी उसे इस बारे में पूछती है, लेकिन मेड बोलती है आपने मेरी जान बचाई है इसलिए फ्यूचर में आपको जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पास आ सकती हो। और उसे एक धागा देकर बोलती है फ्यूचर में इस धागे के जरिए तुम मुझसे मिल सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओशी वहीं पर खड़ी रह जाती है। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। जियांग उसे पूछता है आज अकेले कैसे घूम रही हो, तुम्हारा वो आशिक कहाँ पर गया। वैसे तुम्हारे टैंक को बहुत ही जल्दी सजा होने वाली है, उसके बाद तो तुम अकेली रह जाओगी। अगर अभी भी तुम मुझसे माफी मांग लो तो तुम्हें मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन बना सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर शाओशी को उस पर शक हो जाता है और वो अपनी हेयरपिन निकाल कर उसको डराती है। जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। जिसके बाद वो डर की मारी उसे एक लेटर देता है और वहाँ से भाग जाता है। गुशाओ के असिस्टेंट ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। जैसे ही असिस्टेंट गुशाओ को आकर ये सारी बातें बताता है तो गुशाओ बोलता है वो जियांग तो किसी काम का नहीं है, मेरे सारे प्लान पर उस आदमी ने पानी फेर दिया। तभी असिस्टेंट उसे कुछ देता है और फिर बोलता है मैंने टैंक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद गुशाओ बोलता है लगता है भगवान भी उसकी हेल्प कर रहा है। और वो असिस्टेंट को बोलता है ये लेटर जिंगजिंग के पास भिजवा दो। तो शाओशी उसे वो लेटर दिखाती है जो वो जियांग से लेकर आई थी और उसे बोलती है तुम्हें इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। इसके बाद शाओशी सोच रही होती है पहले तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की विश को पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं टैंक के साथ रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जिंगजिंग के रूम में कोई वो लेटर को रख गया होता है। जिंगजिंग जैसे ही अपने रूम में आती है तो उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शाओशी देखती है कि मेड गार्ड से कुछ बात कर रही है तो वो उनसे जाकर पूछती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो मेड उसे बताती है हर तरफ र्यूमर फैले हुए हैं कि आपके डैड ने टैंक के पेरेंट्स की जान ली थी। ये सुनकर शाओशी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो अपने डैड से इस बारे में पूछ रही होती है क्या आपने सच में ऐसा किया है। उसके डैड बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो। तभी वहाँ पर टैंक गन लेकर आ जाता है और वो उसके डैड को बोलने लग जाता है मुझे इस बारे में पहले से ही पता था लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तो मुझे सबूत भी मिल गया है। शाओशी ये देखकर जल्दी से उनके बीच में आ जाती है और टैंक को रोकने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टैंक उसे बीच में से हटा देता है और वो उसके डैड पर गन रख देता है। डैड उसे बताते हैं मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा बल्कि एक बंदा था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। मैंने तुम्हें उस आदमी से बचा लिया था लेकिन वो लोग तुम्हारे पीछे भी आ गए थे, इसलिए मजबूरन एक और बच्चा जो कि तुम्हारी उम्र का था मुझे उनके हवाले करना पड़ा। टैंक बोलता है मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मेरी एज के सिर्फ यंग मास्टर ही था। ये सुनकर डैड बोलते हैं हाँ वो मेरा अपना बेटा था। उसके बाद से जब भी मैं तुम्हें देखता था ना तो मुझे अपना बेटा याद आ जाता था, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ इतना ज्यादा रूड था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था। ये सुनकर टैंक बोलता है मुझे माफ करना, मैंने आप पर शक किया, मैं इस बारे में पूरी तरीके से सब कुछ पता लगवाऊंगा। जिसने भी आप पर इल्जाम लगाया है ना मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। उसके जाने के बाद शाओशी अपने डैड से पूछने लग जाती है आपको पता है ना टैंक के पेरेंट्स को किसने मारा है। जैसे ही डैड उनका नाम बताते हैं तो शाओशी तो शौक ही हो जाती है। इसके बाद शाओशी टैंक के साथ वहाँ से जा रही होती है। शाओशी उसे पूछती है क्या सच में तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी की थी। वो बोलता है जो कुछ भी हुआ है मैंने उसके लिए तुम्हारा यूज नहीं किया है, मैं स्टार्टिंग से सच में तुम्हें ही प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें याद है जिस रात तुम्हें ड्रग दिया गया था उस रात सबसे ज्यादा किसको फायदा होने वाला था। इसके बाद शाओशी को समझ में आ जाता है वो सब कुछ उसकी स्टेप मॉम और स्टेप बहन ने ही मिलकर किया है। नेक्स्ट सीन में शाओशी और टैंक के सामने बैठे हुए होते हैं। तभी शाओशी की स्टेप मॉम और बहन वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर ड्रामा करने लग जाती हैं। जो कुछ भी हुआ था उसमें शाओशी का कोई कसूर नहीं था, इसलिए टैंक तुम प्लीज हमारी बेटी शाओशी को कुछ मत बोलना। वैसे भी अगर मेरे हस्बैंड की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मारे भी गए थे तो ये सब पुरानी बात हो गई है। अच्छा यही रहेगा कि तुम अब शाओशी के साथ खुश रहो। लेकिन स्टेप सिस्टर तो बहाने से टैंक के पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी टैंक उसे धक्का दे देता है। अभी डैड उन दोनों को बता देते हैं मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों ने मिलकर क्या किया है। उस दिन तुम दोनों ने ही मेरी बेटी को ड्रग देने की कोशिश की थी ना। ये सुनकर वो दोनों माँ बेटी तो माफिया मांगने लग जाती हैं, लेकिन डैड उनको माफ नहीं करते और उन दोनों को अपने महल से निकाल देते हैं। में टैंक अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तभी शाओशी जल्दी से उसके पास आती है और बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती तभी असिस्टेंट वहाँ पर टपक पड़ता है और बोलता है मुझे पता लग गया है, वो रूमर्स जिंगजिंग ने फैलाए थे। टैंग बोलता है तो तुम इस बारे में जाकर मार्शल को बता दो। लेकिन वो बोलती है मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स को मार्शल ने ही मारा है। टैंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता क्योंकि मार्शल उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो उसे बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट किया करता था। शाओशी बोलती है मुझे इस बारे में मेरे डैड ने बताया है, अगर तुम्हें इस बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन टैंग उसे बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पर पहले मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी क्योंकि अगर ये सब उस मार्शल ने किया भी है तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। के बाद शाओशी मार्केट में आई हुई होती है जहाँ पर उसकी नजर एक शॉप पर जाती है जिस पर फॉर सेल लिखा हुआ होता है। वो सोचती है अगर मुझे टैंग की मदद करनी है तो पहले मुझे पैसे कमाने होंगे। इसके बाद वो उस शॉप को खरीद लेती है। जिंगजिंग भी उसी तरफ आ रही होती है। वो उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन शाओशी उस शॉप को खरीदने के बाद बोलती है अब ये शॉप मेरी हो गई है, क्या तुम कुछ लेना चाहती हो यहाँ से। लेकिन जिंगजिंग तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओशी घर वापस आती है। वो चुपके से घर के अंदर एंटर होती है लेकिन टैंग सामने ही खड़ा हुआ होता है। शाओशी तो उसे देखकर डर जाती है। टैंग उसे बोलता है आजकल तुम घर लेट आ रही हो, क्या बात है। शाओशी सोचती है जरूर इस टाइम पर इन लोगों को लड़कियों का काम करना पसंद नहीं होगा, इसलिए जरूर ये भी मुझ पर गुस्सा करेगा। लेकिन वो उसे बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। शाओशी बोलती है बात सपोर्ट की नहीं है, मैं बस कुछ करना चाहती थी। टैंग बोलता है मेरे नाम पर 3 और शॉप है, अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में नहीं आऊंगा। ये सुनकर शाओशी सोचती है ये तो सच में बाकी लड़कों से काफी ज्यादा अलग है। तभी मेड भागती हुई वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को बताने लग जाती है शाओशी के डैड को अरेस्ट कर लिया गया है, उन पर झूठा इल्जाम लगाकर। इवन जो शॉप शाओशी ने ओपन की थी वो भी बंद करवा दी गई है। ये सुनकर शाओशी तो परेशान हो जाती है। टैंग उसे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को वापस लेकर आऊंगा। जैसे ही टैंग वहाँ से चला जाता है तो मेड शाओशी को बताती है जियांग आपसे मिलने के लिए आया है। जैसे ही शाओशी उसे मिलने के लिए जाती है तो जियांग उसे बोलता है तुम्हें अपने डैड के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अभी भी तैयार हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारे डैड को बचा सकता हूँ। लेकिन शाओशी उसे मना कर देती है तो वो उसे थप्पड़ मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर टैंग भी आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो यहीं पर रहो, मैं बस 3 तक काउंट करूंगा। जैसे ही वो गिनती स्टार्ट करता है तो जियांग तो डर की मारी वहाँ से गुल हो लेता है। उसके जाने के बाद टैंग शाओशी को बोलता है मैंने पता कर लिया है, मार्शल ने ही मेरे पेरेंट्स को मारा है, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हम जल्दी सारे सबूत इकट्ठा कर उसे सजा दिलवा देंगे। और उसे बताता है मैंने तुम्हारे डैड को भी बचा लिया है क्योंकि उन्होंने जो इल्जाम तुम्हारे डैड पर लगाए थे वो फेक थे। शाओशी उसे बोलती है तुमने मुझे कहा था ना तुम अपनी शॉप मेरे नाम कर दोगे, तो क्या वो शॉप तुम मुझे दे सकते हो क्योंकि मैं खुद कुछ कर उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओशी उसी मेड से मिलने के लिए जाती है जो उसे धागा देकर गई थी। वेटर उसे ऊपर लेकर जाता है। इसके बाद शाओशी वो मल्ली से हेल्प मांगने लग जाती है ताकि वो जियांग का सच सबके सामने ला सके क्योंकि वो दुश्मनों से मिला हुआ था। मल्ली उसे बताती है मैं भी चाओ फैमिली से बदला लेना चाहती क्योंकि चाओ फैमिली ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और जियांग ने मेरी बहन को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लिया था और 2 हफ्ते बाद उसने उसको भी मार दिया। इसलिए अब मेरा एक ही मकसद है चाओ फैमिली से बदला लेना। इसके बाद शाओशी टैंग को एक जगह पर लेकर आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा फेवर देने वाली हूँ। उसके बाद वो उसे नीचे देखने को बोलती है जहाँ पर मल्ली जियांग के साथ होती है। मल्ली जियांग के साथ एक्टिंग करते हुए बोलती है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मल्ली जियांग के साथ एक तरफ चली जाती है। जियांग बोलता है क्या तुम इस हेल्प की बात कर रही थी। शाओशी बोलती है मल्ली मेरी ही फ्रेंड है। टैंग बोलता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। शाओशी बोलती है अब मैं वो सिली लड़की नहीं रही जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है कि अब तो मैं तुम्हारी भी रक्षा कर सकती हूँ। दूसरी तरफ मल्ली और जियांग जा रहे होते हैं। तभी उसे जिंगजिंग की आवाज आ जाती है। जिंगजिंग बोल रही होती है मैं शाओशी को नहीं छोड़ूंगी।
मली जियांग को बोलते तुम मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। जिसके बाद जियांग जिंगजिंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसे बोलता है अगर तुम शाओशी से बदला लेना चाहती हो तो मेरे पास एक प्लान है। शाओशी अपनी मेड को वहाँ से भेज देती है और जियांग के साथ प्लान डिस्कस करते हुए ड्रिंक कर रही होती है। अगले दिन जिंगजिंग की मेड आकर जैसे ही डोर ओपन करती है तो वो तो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि जिंगजिंग जियांग के साथ सो गई थी। जिंगजिंग भी उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है और जियांग को अपने साथ देखकर वो भी चीखने लग जाती है। वो उसे मारते हुए बोलती है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? जियांग बोलता है हम लोग कल रात साथ में थे, हम दोनों ने प्लान भी डिस्कस किया था, शायद हमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए ऐसा हो गया। जिंगजिंग तो उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट सीन में टैंग शाओशी को फ्रूट खिला रहा होता है। तभी मेड आकर बताती है जिंगजिंग अपने डैड की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड लेकर आई है। शाओशी नहीं चाहती थी टैंग उस पार्टी में जाए, लेकिन टैंग बोलता है अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मार्शल को मुझ पे और भी ज्यादा शक हो सकता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। जिंगजिंग आकर उन दोनों को चाय देती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जिंगजिंग टैंग को अपने रूम की तरफ लेकर जा रही होती है और टैंग बिल्कुल भी होश में नहीं था और उसकी मेड भी ये सब कुछ देख लेती है। शाओशी पार्टी में इधर उधर देख रही होती है। तभी जियांग उसके पास आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। शाओशी तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। जियांग उसे बोलता है तुम्हारा पति दूसरी लड़की के साथ है तो क्या मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता हूँ? शाओशी उसे वहाँ से भगा देती है और फिर सोचने लग जाती है ये किस बारे में बात कर रहा था। जैसे ही उसे समझ आता है तो वो ऊपर की तरफ भागती है। जैसे ही वो एक रूम के पास पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने भीड़ लगा रखी होती है और जैसे ही वो अंदर आती है तो जिंगजिंग बेड पर बैठी हुई होती है और टैंग अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। टैंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन जिंगजिंग उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो जिंगजिंग को धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर मार्शल भी आ जाता है। वो गुस्से से दरवाजा बंद कर देते हैं और बोलता है तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते हो तो फिर ये सब क्या कर रहे हो? टैंग बोलता है मुझे खुद भी नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं इस बारे में छानबीन करूंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद वो जल्दी से शाओशी के पीछे जाता है। उसके जाने के बाद जिंगजिंग अपने डैड को बोलती है आपने उसे जाने कैसे दिया? मैं उसे शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके डैड उसे चाटा मार देते हैं। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान बर्बाद हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टैंग आकर शाओशी को रोकने की कोशिश करता है तो शाओशी उसे बोलती है अगर तुम्हारी जगह पर मैं वहाँ पर होती तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते? जिस पर वो चुप हो जाता है। ये देखकर शाओशी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टैंग सोच रहा होता है मैं ये साबित कर रहूंगा कि मैंने धोखा नहीं दिया है। इधर शाओशी जा रही होती है। तभी जिंगजिंग की एक मेड उसके पास आती है और उसे एक पेपर देकर वहाँ से चली जाती है। शाओशी जैसे ही उस पेपर को ओपन कर देखती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि टैंग ने उसे धोखा नहीं दिया है, जिंगजिंग ने उसे फंसाया था। इसके बाद शाओशी मली के पास आ जाती है और उसे इस बारे में बता देती है। मली हंसते हुए उसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें टैंग पर यकीन नहीं है? वो बोलती है मुझे उस पर यकीन है पर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है और वो जियांग के बारे में उससे पूछने लग जाती है। मली उसे कुछ एनवलप लाकर दे देती है। इसके बाद शाओशी अपने डैड के पास आ जाती है। उसके डैड बोलते हैं बाहर मुझे टैंग की वजह से क्या क्या सुनने को मिल रहा है। शाओशी पूछती है डैड क्या आपको भी टैंग पर यकीन नहीं है? उसके डैड पूछते हैं क्या तुम्हें उस पर यकीन है और अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? शाओशी बोलती है मेरा भी कोई राइट है कि मैं भी थोड़ा रोब दिखाऊं, अगर मैं ऐसा भी ना कर सकी तो भला मैं किस नाम की प्रिंसेस। और वो अपने डैड को वो एनवेलप देने लग जाती है और बोलती है जाकर आप इन्हें टैंग को दे दो, इससे ये साबित हो जाएगा कि जियांग दुश्मनों से मिला हुआ है। लेकिन आप टैंग को मत बताना कि ये सब कुछ मैंने किया है। ये सब पता चलने के बाद टैंग अपने गार्ड्स के साथ मार्शल के पास आ जाता है और उन्हें इन सब के बारे में बता देता है। मार्शल उसे बोलता है तुम फौरन से जाकर जियांग को अरेस्ट कर लो। टैंग ऑर्डर लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिंगजिंग बोलती है मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ कुछ ताजी हवा खाने के लिए, लेकिन उसके डैड उसे चाटा मार देते हैं। जब तक टैंग तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाता तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में टैंग जियांग के घर पर आ जाता है और उसके गार्ड्स ने टैंग को पकड़ रखा होता है। टैंग बोलता है अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जियांग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और वो नाइफ से टैंग पर अटैक
करने वाला होता है, लेकिन तभी मली आकर उसे रोक लेती है। जियांग बोलता है इस टाइम पर भी तुम मेरे साथ हो, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो ना। लेकिन मली तो उसका नाइफ उसे ही मार देती है और उसे बताने लग जाती है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं कितने टाइम से तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई थी। जियांग को मारने के बाद टैंग मल्ली को बोलता है मैं तुम्हें सिटी से बाहर भेज दूंगा। मल्ली उसे बोलती है तुम शाओशी का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद वो खुद को भी मार लेती है। जैसे ही शाओशी वहाँ पर आती है तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। वो मल्ली से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। मल्ली उसे बोलती है तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी, और ये बोलकर वो मर जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओशी बैठकर मल्ली की डेथ की वजह से बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी टैंग भी उसके पास आ जाता है। शाओशी उसे बोलती है मल्ली की डेथ मेरी वजह से ही हुई है, अगर मैंने मल्ली से हेल्प ना मांगी होती तो शायद वो खुद की जान ना लेती। टैंग उसे समझाता है इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये उसकी अपनी चॉइस थी। कभी कभी हम दूसरों के फैसले बदल नहीं सकते हैं। शाओशी बोलती है ये सब खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे और डैड के साथ किसी शांत सी जगह पर जाकर रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन टैंग से पूछने लग जाती है तुम मुझसे शादी कब करोगे, लेकिन वो बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दो। लेकिन जिन बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी से। वो बोलता है तुम ना झूठ बोल रही हो, मुझे फंसाना चाहती हो ना, ऐसा कर ताकि मेरे साथ शादी कर सको। लेकिन वो बोलती है तुम चाहो तो डॉक्टर से चेक करवा सकते हो। जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है ये प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जिन के डैड तो गुस्से में आ जाते हैं और वो टैंक पर भड़कने लग जाते हैं, मुझे बताओ अब क्या करोगे, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। टैंग को भी गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन शाओशी टैंग को रोक देती है और मार्शल को बोलती है 3 दिन के अंदर हम आपके सामने सारा सच ला देंगे। मार्शल बोलता है ठीक है, अगर 3 दिन के अंदर तुम सच बाहर नहीं लेकर आई तो तुम और तुम्हारी फैमिली को ये सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में टैंग, शाओशी और शाओशी के डैड इसी बारे में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। टैंग बोलता है मैं सिटी से बाहर जाकर सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करूंगा कि मार्शल ने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था। शाओशी बोलती है ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हम यहाँ पर एक सुरंग खोद लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग यहाँ से भाग सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओशी अपने डैड के साथ बैठी हुई होती है। शाओशी बोलती है कितना ज्यादा टाइम हो गया है, टैंक अभी तक वापस नहीं आया है। डैड बोलते अगर वो वापस नहीं आया तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, लेकिन वो बोलती है मुझे मालूम है वो जरूर वापस आएगा क्योंकि वो भागने वालों में से नहीं है। वो बोलती है टैंक ने अपनी तीनों दुकानें मेरे नाम कर दी थी, मैं चाहती हूँ उन तीनों को बेचकर अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ कर्जा ले लूं जिससे कि मैं टैंक की हेल्प कर सकूं। उसके डैड बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। वो बोलती है मुझे टैंक पर यकीन है ये सब कुछ वापस आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक शॉप से बाहर निकलती है जहाँ से सारा सामान कहीं और पर ले जाया जा रहा होता है। वहाँ का शॉपकीपर उससे पूछता है कि आप सच में ऐसा करना चाहती हो, ऐसा करने से आपकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचेगा। शाओशी बोलती है अभी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड के पास आती है और परेशान होकर बोल रही होती है टैंक अभी तक वापस नहीं आया और 3 दिन भी पूरे हो गए हैं, हमें जल्दी किसी सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा। तभी वहाँ पर टैंक का असिस्टेंट आ जाता है और उन लोगों को बताता है मिस्टर टैंक बिल्कुल ठीक है। शाओशी बोलती है हम उसका उसी जगह पर वेट कर रहे हैं, ये बात जाकर तुम उसे बता दो। असिस्टेंट के जाने के बाद वो दोनों खुफिया रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें डोर पर आवाज सुनाई देती है तो शाओशी के डैड उसे जल्दी से अंदर भेज देते हैं और बाहर से डोर बंद कर देते हैं। तभी मार्शल के गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसके डैड को पकड़कर मार्शल के पास लेकर आ जाते हैं। डैड उससे पूछने लग जाते हैं तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मार्शल बोलता है तुम्हारे पास मेरे बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं, अगर वो सीक्रेट्स किसी को पता चल गए ना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी हम काफी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए हम साथ में बैठकर वाइन तो पी ही सकते हैं। इसके बाद वो 2 ग्लास में वाइन डालता है जिसमें से एक ग्लास वो शाओशी के डैड को दे देता है, लेकिन शाओशी के डैड वो ग्लास उठाने की बजाय
मार्शल के सामने पड़ा हुआ ग्लास उठा लेता है। तो मार्शल उसके ग्लास को उठाता है और उस ग्लास को लिप्स के पास लेकर जाता है, लेकिन पीता नहीं है और वापस नीचे रख देता है और उसे बोलता है तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की है। शाओशी के डैड बोलते हैं मैंने ऐसा कब किया। जिसके बाद वो गार्ड उस वाइन के ग्लास को उठाकर एक मेड को पिला देता है। इसे पीने के बाद वो मेड तुरंत मर जाती है। शाओशी के डैड समझ जाते हैं मार्शल सच में उसे पॉइजन देना चाहता था, लेकिन अब वो उसी को ही फंसा रहा है। मार्शल बोलता है तुम्हें पहले से ही पता था ना इसमें पॉइजन है, तभी तो वो ग्लास तुमने मेरे सामने कर दिया था। शाओशी के डैड बोलते हैं तुम मुझे जानबूझकर फंसा रही हो, भला कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। मार्शल बोलता है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने ये देखा था, इसलिए सभी को पता है कि तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की है। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और उसके गार्ड्स शाओशी के डैड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शाओशी सुरंग से बाहर आने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो रोड पर आती है तो उसके सामने मार्शल के गार्ड्स आ जाते हैं। एक्चुअली में मार्शल के गार्ड्स को पहले ही ये सब कुछ पता चल चुका था। वो शाओशी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है। वो उन गार्ड्स को मार देता है और शाओशी को अपने साथ लेकर चला जाता है। टैंक उसे शांत करा रहा होता है, लेकिन वो बोलती है मेरे डैड को वो लोग पकड़ कर ले गए हैं, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। टैंक उसे बोलता है मैं तुम्हारे डैड को बचा कर ले आऊंगा, अभी के लिए फिलहाल तुम रेस्ट करो। लेकिन आधी रात को वो अपना भेष बदलकर वहाँ से चली जाती है। वो सोच रही होती है मैं ऐसे ही बैठी नहीं रह सकती, मुझे खुद कुछ करना होगा। टैंक भी उसे देख लेता है। इसके बाद शाओशी अपने घर आती है और सील को ढूंढने लग जाती है जो कि मार्शल को चाहिए थी। वो सील मिलने के बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वो अपने डैड को बोलती है बस कुछ टाइम मेरा इंतजार कर लो, मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगी। और रोते हुए अपने डैड को सॉरी बोलने लग जाती है क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। डैड उसे बोलते हैं मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर इस बात को याद रखना कि तुम एक प्रिंसेस हो, इसलिए तुम कभी भी आसानी से हार मत मारना। इसके बाद शाओशी मार्शल के पास आ जाती है और उसे बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इम्पेरियल सील चाहिए, लो मैं ये सील लेकर आ गई हूँ, इसलिए अब तुम मेरे डैड को छोड़ दो। मार्शल खुश हो जाता है चलो लाओ वो सील मुझे दे दो। वो बोलती है नहीं, पहले आपको मेरे डैड को छोड़ना होगा, तभी मैं आपको सील दूंगी। तभी टैंक भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर मार्शल बोलता है मुझे पक्का यकीन था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन तुम्हारे ये चुटकी भर गार्ड्स मुझे रोक नहीं सकते हैं। अगर तुम लोगों ने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। शाओशी बोलती है हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप लोग मेरे डैड को यहाँ पर लेकर आ जाओ, उसके बाद ये सील मैं आपको दे दूंगी। जैसे ही मार्शल अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो उसके गार्ड्स शाओशी के डैड को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और उसके बाद मार्शल फिर से उसे सील मांगने लग जाता है। जैसे ही वो सील को थोड़ी सी आगे करती है तो मार्शल उसके हाथ से सील को खींच लेता है और उसके बाद शाओशी अपने डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टैंक बैठकर काम कर रहा होता है, तभी जिंग जिंग उसके पास आ जाती है और फ्लर्ट करते हुए बोलती है अभी तक तुमने मुझसे शादी करने के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन एक बार मेरे डैड एम्परर बन गए ना तो उसके बाद तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी मुझसे। वो बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। जिंग जिंग बोलती है शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अब चाहे हंसकर करो या फिर रोकर, वैसे भी मुझसे शादी कर तुम्हें बहुत सारी पावर भी मिल जाएगी। टैंक बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं थोड़ी सी पावर के लिए तुमसे शादी कर लूंगा। जिंग जिंग बोलती है चलो पावर के लिए शादी नहीं करोगे पर अपनी शाओशी के लिए तो करोगे ना, क्योंकि मेरे डैड एम्परर बन जाएंगे तो उसकी सलामती तुम्हारे ही हाथों में है। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। तभी शाओशी भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मल्ली की ग्रेव पर आती है और उसे बोलने लग जाती है काश उस दिन तुमने खुद को ना मारा होता। तभी उसकी नजर जिनजिन की मेड पर पड़ती है जो कि वहीं खड़ी होती है। वो उसी तरफ आ रही होती है। वो खड़े होकर शाओशी को देख रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि शाओशी ने उसे देख लिया है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। शाओशी उसके पीछे आती है और उसे रोक कर बोलती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ एक बार तुम सबके सामने बता दो जो तुमने मुझे बताया था कि टैंक और जिनजिन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है।
बदले में मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, इवन वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन वो मेड डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। शाओशी सोचती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे मल्ली की तरह मरने नहीं दे सकती हूँ। तभी टैंक वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है मैं जिंगजिंग से शादी नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में उससे शादी करने वाला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। शाओशी बोलती अगर तुमने ऐसा किया होता ना तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। इसके बाद टैंग उसे बताता है अगर मार्शल एम्परर बन गया तो हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शाओशी बोलती है हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। जिनजिन दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और सोचती है टैंग तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया था ना। लगता है इस शाओशी की वजह से उसने अपना इरादा फिर से बदल लिया है, इसलिए इस बार मैं इस शाओशी को नहीं छोड़ूंगी। तभी टैंक के पास एक गार्ड आ जाता है जो उसे कुछ बताकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे बताता है मेरे ट्रूप्स जो सिटी से बाहर थे, मार्शल ने उन्हें मारकर पीछे हटा दिया है क्योंकि अब वो एम्परर बनने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो बोलती है तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करना। उसके जाते ही शाओशी को जिनजिन की मेड की याद आती है और सोच रही होती है मुझे उसे बचाना होगा। इधर उस मेड के पीछे गार्ड्स लग जाते हैं। वो मेड भागते हुए शाओशी के पास आ जाती है। शाओशी उसे पूछती है तुम भाग क्यों रही थी? वो बोलती है बस ऐसे ही। शाओशी बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे डर रही हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली। और अगर तुम किसी को सच नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स भी नहीं करूँगी, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मेड बोलती है मुझे अच्छे से पता है आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगी और मैं सभी को बता दूंगी कि वो सारा प्लान जिंगजिंग का ही था। शाओशी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको प्रॉमिस करती है आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मेड बोलती है मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी मोम बीमार है और आप उसकी जान बचा लो। शाओशी बोलती है मैं कल ही डॉक्टर को तुम्हारी मोम के इलाज के लिए लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिंगजिंग के गार्ड उन दोनों को ही बेहोश कर देते हैं। इधर टैंक का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शाओशी को जिंगजिंग ने पकड़ लिया है। ये सुनकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उसका असिस्टेंट एक ईविल सी स्माइल पास करता है। दूसरी तरफ जैसे ही शाओशी को होश आ जाता है, जिंगजिंग उसे बोलती है मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी, उसके बाद टैंक सिर्फ मेरा रहेगा। शाओशी बोलती है अगर उसे इस बारे में पता भी चला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिंगजिंग बोलती है जब तक टैंक यहाँ पर आएगा तब तक तो तुम इस दुनिया से जा चुकी होगी। लेकिन तभी टैंक वहाँ पर आ जाता है और वो जिंगजिंग को बोलता है तुम नाइफ पीछे कर लो। तभी टैंक भी वहाँ पर आ जाता है। शाओशी को डराते हुए बोलती है आज मैं इसे मार दूंगी। वो बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसे छोड़ दो, लेकिन वो तो उसे बेबी का बोलकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। लेकिन टैंक तो उसे धक्का मार देता है और शाओशी के हाथ खोल देता है और जिंगजिंग को बोलता है सिर्फ बच्चे की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें निपटा चुका होता। और शाओशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक सीन में मेड भागते हुए शाओशी के पास आती है और उसे बताती है कोई मेरी मोम को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर टैंक भी आ जाता है और पूछने लग जाता है यहाँ पर क्या हो रहा है। शाओशी को पता था अगर टैंक को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो गुस्से में जरूर कुछ गलत कर बैठेगा, इसलिए वो बोलती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस इसकी कोई हेल्प कर रही थी। लेकिन फेंग तो जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाती है और टैंक को बताने लग जाती है उस दिन जिनजिन ने आपको फंसाया था, आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और वो बच्चा भी जियांग का है। ये सुनकर टैंक को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीधा जिनजिन के पास चला जाता है। जिनजिन तो उसे देखकर खुश हो जाती है क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोलने आए हो? लेकिन टैंक तो उसे पूछने लग जाता है ये बेबी किसका है? वो बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर शाओशी भी आ जाती है जो टैंक को रोकने की कोशिश करती है। जिंग बोलने लग जाती है मेरे डैड बहुत ही जल्दी एम्परर बनने वाले हैं, अगर तुम अभी शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये सुनकर टैंक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट कर देता है। जैसे ही मार्शल वहाँ पर आता है तो उसे अपनी बेटी वहाँ पर मरी हुई मिलती है और वो गुस्से में बोलने लग जाता है मेरी बेटी को मारने की हिम्मत किस में हो गई। और जैसे ही उसे पता चलता है ये सब कुछ टैंक ने किया है तो वो बोलता है उससे तो मैं बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन में शाओशी के डैड को फिर से अरेस्ट कर लिया गया होता है। डैड को जैसे ही होश आता है तो वो पूछते हैं मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। गार्ड उसे बताता है मार्शल ने ऑर्डर दिया था और कल आपकी जान ले ली जाएगी। दूसरी तरफ शाओशी रोते हुए टैंक के पास आती है और उसे बताती है मार्शल ने मेरे डैड को किडनैप कर लिया है और मैंने सुना है कि वो उन्हें मारने वाले हैं।
टैंग उसे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही प्लान बना लिया है। शाओशी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन टैंग बोलता है मैंने जो प्लान बनाया है अगर तुम उसमें मेरे साथ चली ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड को सही सलामत वापस लेकर ही आऊंगा। नेक्स्ट सीन में मार्शल ने सिटी के लोगों को इकट्ठा कर रखा होता है। वो सभी को बताता है मेरे पास सील है, जब मैं यहाँ का एम्परर बन जाऊंगा तो मैं सभी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। सभी लोग उसकी बातें सुनकर तालियां बजाने लग जाते हैं। उसके बाद मार्शल शाओशी की डैड की तरफ इशारा करता है और बोलता है इसने प्रिंस होने के बावजूद लोगों के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया और उन पर इल्जाम लगाने लग जाता है ये हमारे दुश्मनों के साथ भी मिला हुआ है और लोगों को भड़काने लग जाता है हमें इन्हें मार देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है और सभी लोगों को रोक देता है। मार्शल के सारे गार्ड्स गन टैंक की तरफ कर लेते हैं। टैंक मार्शल को बोलता है जरा एक बार चेक तो कर लो तुम्हारे हाथ में सील है या फिर कुछ और है। मार्शल जैसे ही उसे ओपन कर देखता है तो वो इंपेरियर सील नहीं होती। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टैंक के गार्ड्स ने चुपके से उन सब पर गन तान ली होती है। टैंक सभी को सबूत दिखाता है कि मार्शल एनिमी के साथ मिला हुआ है। मार्शल तो हंसने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे। जिसके बाद वो टैंक के असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट टैंक पर ही गन तान लेता है और टैंक को पता चल जाता है कि वही उसका एनिमी था। असिस्टेंट उसे बताता है कि मार्शल ने मेरी जान बचाई थी, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो पर मुझे उनका एहसान भी तो चुकाना पड़ेगा ना। टैंक बोलता है मुझे पता चल गया है कि मार्शल ने ही दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। मार्शल बोलता है चलो तुम्हें पता चल गया है तो अब छुपाने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम्हें भी उस दिन मार देना चाहिए था पर मुझे तुम पर रहम आ गया था। दूसरी तरफ शाओशी सोच रही होती है मैं टैंक को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है तो वो गार्ड्स की बातें सुनती है जिससे उसे पता चल जाता है टैंक को उसके असिस्टेंट ने ही धोखा दिया है। इधर असिस्टेंट टैंक पर गोली चलाने ही वाला था, तभी वहाँ पर शाओशी आ जाती है। वो असिस्टेंट को रोक देती है और मार्शल को बोलती है रियल सील मेरे पास है। मार्शल उसे बोलता है जल्दी से वो सील मुझे दे दो, लेकिन शाओशी इसे करने से मना कर देती है। वो बोलती है इस सील पर मेरा और मेरे डैड का हक है पर हम दोनों में से कोई भी एम्परर नहीं बनना चाहता है। सिटी पर लोगों का ही हक है और लोगों की ही हुकूमत चलनी चाहिए। अब से सिर्फ यहाँ पर लोगों का राज चलेगा। और उसके बाद वो सील को फेंक कर तोड़ देती है। मार्शल गुस्से में आकर अपने गार्ड्स को हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी टैंक के गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। टैंक जल्दी से शाओशी को कवर कर लेता है, लेकिन शाओशी देखती है मार्शल उस पर गोली चलाने वाला है तो वो टैंक के आगे आ जाती है जिसकी वजह से गोली उसे लग जाती है। टैंक गुस्से में आकर मार्शल को मार देता है। शाओशी उसे पूछती है क्या मैं मरने वाली हूँ। टैंक बोलता है तुम कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। जिसके बाद शाओशी तो बेहोश ही हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में उसके साथ बैठा हुआ होता है। डॉक्टर उसे बताता है अब शाओशी की कंडीशन ठीक है इसलिए आप जाकर रेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो बोलता है मैं शाओशी के पास ही बैठना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाहर उठकर बेंच पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है शाओशी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। तभी वहाँ पर शाओशी के डैड आ जाते हैं। टैंक उन्हें सॉरी बोलने लग जाता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। डैड बोलते हैं मेरी बेटी और लड़कियों की तरह नहीं थी, वो हमेशा से अलग सोचती हुई आई है। उसका प्लान हमेशा तुम्हारा साथ देना है इसलिए मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। जैसे ही शाओशी को होश आता है वो बोलती है क्या मैं जिंदा हूँ। टैंक उसे बताता है डॉक्टर ने मुझे बताया तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, तुम्हारा हार्ट राइट साइड पर है, इसी वजह से तुम बच गई। इसके बाद टैंक शाओशी के डैड से बात कर रहा होता है मैं आपकी बेटी से धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप इस बारे में शाओशी को मत बताना क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसके बाद टैंक शाओशी के पास आकर उसे प्रपोज करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओशी के डैड टपक पड़ते हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाऊंगा। शाओशी पूछने लग जाती है डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। टैंक भी बोलता है कल तो आप शादी के लिए मान गए थे ना, तो आज क्या हो गया है। शाओशी के डैड बोलते हैं मेरी बेटी एक प्रिंसेस है और तुम उसे ऐसा रूखा सूखा प्रपोज करोगे। ट्रेडिशन के हिसाब से तुम्हें पूरे रीति रिवाज के साथ उसके लिए प्रपोजल लेकर आना होगा। ये सुनकर ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओशी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई होती है। तभी टैंक आकर बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। फाइनली हमारी शादी हो ही गई। उसके बाद वो उसे खड़ा कर किस करने लग जाता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी बाय बाय।
और उसे जियांग के बारे में बताने लग जाता है। तो मार्शल उसे बोलता है तुम तुरंत जाकर जियांग को गिरफ्तार कर लो।